Alright जी, last time we started chapter number 13 which is further human resource management और मैंने आपको ये डिस्कस करवाया था that this chapter is in continuation of chapter number 12 which is on HRM. So chapter number 13 is about further HRM. तो हम इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके सामने हैं। इसमें इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स हमने चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे, जिनमें से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ट्रेड यूनियंस का टॉपिक है। इसके अलावा हार्ड HRM वर्सेस सॉफ्ट HRM, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM. नाउ व्हाट इज मेंट बाय हार्ड HRM? It is an approach of managing staff. Staff means workers. An approach of HRM or an approach of managing staff that focuses on cutting costs. For example, hiring part-time workers to reduce cost. So the focus of hard HRM is on cost cutting. What is meant by soft HRM? It is an approach of managing staff that focuses on staff development. Development means training of workers in order to make them more skillful. So the focus of soft HRM is not on cost cutting. It is on development of the staff so that they become self-fulfilled, motivated and loyal. So these two definitions are at the start of this chapter, and the most important difference between hard HRM and soft HRM is the type of employment contracts that are offered to employees. For example, in hard HRM, managers, they hire temporary workers, part-time workers in order to reduce cost. And in case of soft HRM, they hire permanent workers and full-time workers, and they try to train the workers so that workers can become more skilled, motivated and loyal. Our next topic is employment contract and its types. अदीना बेटा, आप ये बताएं हार्ड HRM और सॉफ्ट HRM में क्या डिफरेंस है? सर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। ओके, आमना बेटा आप बताएं। सर हार्ड HRM जो है वो फोकस करता है कॉस्ट कटिंग पे, तो वो टेम्परेरी वर्कर्स को हायर करते हैं, और सॉफ्ट HRM फोकस करता है स्टाफ डेवलपमेंट में, तो उनको ट्रेन वगैरह करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और ये दोनों आप समझ लें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की अप्रोचेज हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हार्ड अप्रोच यूज़ करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सॉफ्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हार्ड HRM में इवन दो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन वर्कर्स की लॉयल्टी और वर्कर्स के स्किल्स कम रहेंगे, जबकि सॉफ्ट HRM थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म में तो कॉस्ट ज़्यादा होगी वर्कर्स की ट्रेनिंग पर और परमानेंट और फुल टाइम वर्कर्स पर, लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वर्कर्स स्किलफुल होंगे, लॉयल होंगे, बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, मोटिवेटेड होंगे और बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। So let's discuss the employment contract. This is also called job agreement. It is a legal document. A legal document means that it has legal importance. अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेगा तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। जिस कोर्ट में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वायलेशंस को हैंडल किया जाता है उस कोर्ट को लेबर कोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में भी लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं, और अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करे तो एम्प्लॉय लेबर कोर्ट में जाके केस कर सकता है। सो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब।
It is binding for worker as well as employer. What is included in employment contract? Employees work responsibilities. अच्छा जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक यहाँ पर वर्ड है एम्प्लॉयर और एक यहाँ पर वर्ड है एम्प्लॉई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉयर वो होता है जो किसी को अपॉइंट करता है, हायर करता है फॉर अ जॉब, एंड एम्प्लॉय इज द पर्सन हु इज लाइक वर्किंग फॉर द पर्सन। जी, एम्प्लॉई जो है वो वर्कर है जिसको जॉब मिली है, और एम्प्लॉयर बॉस होता है जो जॉब देता है। सो एम्प्लॉय की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? मेन टास्क टू बी अंडरटेकन, those tasks will be written in employment contract. Whether employment contract is permanent or temporary, that will also be written. Temporary contract is for limited time period. For example, अगर employment contract 1 year के लिए है या 3 years के लिए है, that is called temporary employment contract. और अगर वो limited time period के लिए नहीं है, so that is called permanent employment contract. इसका मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की लाइफ के लिए होगा, जिसको आप वर्क लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर ने 25 इयर्स में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, 60 इयर्स रिटायरमेंट एज है, तो ये सारे टाइम पीरियड के लिए इसको कहते हैं वर्क लाइफ। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पूरी वर्क लाइफ के लिए होगा। वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड कि वर्कर के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल 9 AM to 5 PM। पार्ट टाइम वर्कर्स के भी वर्किंग टाइम स्पेसिफाई होगा और फुल टाइम के लिए भी स्पेसिफाई होगा। Whether weekends are working or weekends are off, so that will also be mentioned in employment contract. The payment method and the amount of payment given to the employee, that will also be mentioned in employment contract. For example, एम्प्लॉइज की सैलरी या वेज भी मेंशन होगा इसमें। इसके अलावा हॉलीडे एंटाइटलमेंट्स के एक साल में उसको कितने हॉलीडेज, जिसको आप पेड लीव्स कहते हैं, पेड लीव्स, वो भी मेंशन होंगी। उसमें कुछ मेडिकल लीव्स होती हैं, कुछ कैजुअल लीव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक साल में उसे 10 कैजुअल लीव्स अलाउड हैं और 10 मेडिकल लीव्स अलाउड हैं, और इसके अलावा 15 लीव्स अलाउड हैं हज के लिए। तो इस तरह की जितनी भी हॉलीडेज उसको मिलनी होती हैं थ्रू आउट द ईयर, वो मेंशन्ड होती हैं। इसके अलावा नोटिस पीरियड होता है कि अगर एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ के जाना है तो वो कितना अर्सा पहले नोटिस, रिटन नोटिस देगा, जिसको आप रेजिग्नेशन कहते हैं। उसके साथ वो नोटिस पीरियड भी देता है कि 1 महीने के बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर काम नहीं करूंगा, या अगर एम्प्लॉयर ने वर्कर को निकालना है तो वो भी नोटिस देगा। सो नोटिस पीरियड इज ऑल्सो मेंशन्ड। ये कुछ चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फॉर नॉर्मल फुल वर्किंग वीक, फॉर एग्जाम्पल से 40 आवर्स। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक वीक में एम्प्लॉय ने कितने आवर्स के लिए काम करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किस लॉ के जरिए डिसाइड करती है? उस लॉ को कहते हैं वर्किंग टाइम डायरेक्टिव। दिस इज अ लॉ विच स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर ने सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है और शाम को 5 बजे उसको छुट्टी मिलनी है, तो ये बन गए 8 आवर्स पर डे। और अगर वो वीक में 5 डेज काम कर रहा है तो इसके वीक में बनेंगे 40 आवर्स पर वीक। और अगर वो 6 दिन काम कर रहा है, सो 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये बनेंगे 48 आवर्स पर वीक। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक वर्कर के जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे वो 40 आवर्स होंगे या 48 आवर्स होंगे। सपोज कर लें कि एक एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि 8 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक, सो 40 आवर्स उसका वर्क वीक है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज फुल नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक। तो अगर एक वर्कर 40 आवर्स पर वीक काम करेगा, उसे फुल टाइम एम्प्लॉय कहेंगे। और अगर वो फॉर एग्जांपल 10 आवर्स पर वीक काम करता है, 2 आवर्स अ डे,
तो उसको हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहेंगे। और एक और चीज यहाँ पर नोट करने की है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नॉर्मल वर्क वीक 40 आवर्स है, तो वर्कर 40 आवर्स से ज्यादा अगर काम करता है तो वो ओवर टाइम काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर ने एक गिवन वीक में 55 आवर्स काम किया, तो 55 आवर्स में से 40 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स काउंट होंगे और बाकी जो 15 आवर्स हैं ये ओवर टाइम काउंट होगा। और जो ओवर टाइम है, दिस इज द चॉइस ऑफ वर्कर। वर्कर ओवर टाइम काम करना चाहता है तो वो करेगा, अगर नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। बॉस और एम्प्लॉयर कैन नॉट फोर्स द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम। अगर एक बॉस ने कहा एम्प्लॉय मिस्टर ए को, ये वर्कर है, कि आपने ओवर टाइम काम करना है, वर्कर ए ने रिफ्यूज कर दिया, इसकी बेस पे अगर बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयर डिसमिसल और ये मिस्टर ए कोर्ट में जाके अपनी जॉब वापस रीइंस्टेट करवा सकता है। बिकॉज वर्किंग ओवर टाइम और नॉट, इट इज द चॉइस ऑफ द वर्कर। नो बॉस, नो एम्प्लॉयर कैन फोर्स द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को ओवर टाइम काम करने के लिए कहना है, तो ओवर टाइम के लिए वो नॉर्मल टाइम की निस्बत ज्यादा पेमेंट ऑफर करेगा, उसको हम कहते हैं ओवर टाइम रेट। सो ओवर टाइम वेज रेट इज नॉर्मली हायर देन द नॉर्मल टाइम वेज रेट। जी सर, अगर एक वर्कर ओवर टाइम करता है लेकिन वो बॉस की मर्जी से नहीं करता, तो फिर भी उसको पेमेंट मिलेगी उसकी? बेटा, ओवर टाइम देखो, ओवर टाइम का तरीका क्या होता है। ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी जो है वो बॉस देता है। बॉस पूछता है, जी हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आए हुए हैं और ओवर टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी है, आपको नॉर्मल टाइम के लिए $10 पर आवर मिल रहा था, अब हम आपको $15 पर आवर देंगे, कौन काम करना चाहता है? तो इसमें जिस एम्प्लॉय की मर्जी होगी वो काम करेगा, जिसकी मर्जी होगी वो काम नहीं करेगा। अगर ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो फिर एम्प्लॉय अपनी तरफ से ओवर टाइम काम नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? जी सर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा ईद पर जो है वो नेशनल हॉलीडे होता है, लेकिन ईद के ऊपर भी पेट्रोल पंप खुले होते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग जो है ना, वो पेट्रोल पंप पर जो स्टेशन बॉयज हैं वो काम कर रहे होते हैं। उनको बॉस ने या मैनेजर्स ने ईद पर काम करने के लिए इंसेंटिव दिया होता है कि अगर आप ईद पर काम करेंगे तो आपको हम डबल पेमेंट करेंगे। उस इंसेंटिव की वजह से कुछ लड़के काम कर लेते हैं और कुछ वैसे छुट्टी पर भी चले जाते हैं। सो दिस इज जस्ट द चॉइस ऑफ द वर्कर। ओवर टाइम अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड बाय द एम्प्लॉयर, बट वेदर टू वर्क ओवर टाइम और नॉट, दिस इज द चॉइस ऑफ द वर्कर। समझ आ गई जी आपको? अब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक है फॉर एग्जांपल, वो सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, दैट इज द ऑफ टाइम। अब एक एम्प्लॉय मिस्टर ए ये कहता है, नहीं जी मैंने तो 5 बजे के बाद भी काम करना है, आप बेशक दफ्तर बंद कर लें, बैंक को बंद कर दें, मैं तो बैठूंगा यहाँ पर, मुझे तो काम करना है। तो उसके लिए कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं है। ओवर टाइम पेमेंट की अपॉर्चुनिटी बॉस या एम्प्लॉयर जनरेट करेगा बिकॉज ऑफ मोर ऑर्डर्स प्रोबेबली और मोर वर्कलोड प्रोबेबली, और उसके बाद फिर चॉइस है वर्कर की कि वो ओवर टाइम काम करते हैं या नहीं करते। सो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फुल नॉर्मल वर्किंग वीक, say 40 hours. Part-time contract, employment contract that is for less than the normal full working week, say 40 hours, for example 8 hours per week. आपने अक्सर, अच्छा कोई एग्जाम्पल आपके सामने गुजरी है फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर्स की? मेरे ख्याल में आप सब लोग जानते ही होंगे कोई ना कोई ऐसी एग्जाम्पल को। सर स्कूल में। वेरी गुड। स्कूल में बेटा कैसे होगा स्कूल में? सर जैसे टीचर को स्टे बैक करवा लेते हैं। स्टे बैक करवा लेते हैं, अच्छा। सर आप भी तो पार्ट टाइम ही पढ़ाते, दो स्कूलों में नहीं पढ़ाते आप? जी मैं पार्ट टाइम ही पढ़ाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल BHS सपर्स में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, और मेरी जो टाइमिंग है 9 to 10, ये मेरा तकरीबन 70 मिनट्स के लिए मेरा टाइम है 4 days a week. तो आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, I don't have full-time employment contract with BHS. I have part-time employment contract. कुछ टीचर्स हैं जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो सुबह 8 बजे अगर स्कूल लगता है तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वो वहाँ पर काम करते हैं। They are full-time teachers.
So full-time or part-time employment contracts. Next is permanent contract. Employment contract that lasts for the work life of employee. Employee की जितनी भी work life है till retirement, ये permanent employment contract valid होगा. Temporary contract, employment contract that lasts for fixed time period, for example 6 months or 1 year. मेरा जो BHS के साथ employment contract है वो 1 year का है. अगले साल दोबारा से रिन्यू होगा. अगर BHS को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत होगी तो वो मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे, और अगर मुझे जॉब की ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा. अदरवाइज 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म. जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नेक्स्ट इज फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज स्टाफ टू वर्क एट टाइम्स मोस्ट कन्वीनियंट टू द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. For example, at busy time of the day. So flexi time employment contract में number of working hours specified होते हैं, number of work hours, लेकिन exact किस वक्त employee ने आना है वो time specified नहीं होता कि वो सुबह 9 बजे आएगा या 10 बजे आएगा या 11 बजे आएगा. अगर for example उसने 2 घंटे काम करना है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम 2 घंटे के लिए आ सकता है. नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होंगे लेकिन रिपोर्टिंग टाइम फिक्स नहीं होगा, और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से रिपोर्टिंग टाइम डिसाइड हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग इज द यूज of an outside organization to carry out some business functions. अब आउटसोर्सिंग की एग्जांपल्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं. मतलब क्या होता है इसका? मैं भी बताता हूँ आपको. आउटसोर्सिंग फॉर एग्जांपल एक स्कूल है. इस स्कूल का जो मेन काम है वो है टू प्रोवाइड एजुकेशन. कोर एक्टिविटी, इसको कोर एक्टिविटी या मेन टास्क कहते हैं, टू प्रोवाइड एजुकेशन. लेकिन स्कूल वालों को सिक्योरिटी गार्ड्स भी चाहिए. अब सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रख लें या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी गार्ड्स मंगवा लें. इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग. बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल SOS सिक्योरिटीज, और इसके अलावा अस्करी गार्ड्स. आप इनको फ़ोन करेंगे या आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भेज देंगे. तो अगर आपने सिक्योरिटी वाला जो फीचर है या फंक्शन है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. इसी तरह ट्रांसपोर्ट को आप आउटसोर्स कर सकते हैं. किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप आउटसोर्स कर सकते हैं. स्टूडेंट्स का पिक एंड ड्रॉप या टीचर्स का पिक एंड ड्रॉप या कोई भी टूर्स आपने अरेंज करने हैं तो वो आउटसोर्स कर सकते हैं. इंस्टेड के आप अपनी व्हीकल्स और ड्राइवर्स हायर करें, आप आउटसोर्स कर देते हैं इस काम को. इसी तरह IT से रिलेटेड चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हैं. इसके अलावा मार्केटिंग एक्टिविटी आउटसोर्स कर सकते हैं. तो काफ़ी सारी बिजनेस फंक्शंस आउटसोर्स हो सकते हैं. आपके माइंड में कोई एग्जांपल आउटसोर्सिंग की हो? मेरे तो दिमाग में नहीं है. देखें जी, बाटा एक ऐसी कंपनी है जो शू मेकर भी है और रिटेलर भी है. सर कस्टमर्स की सर्विस. जी कस्टमर सर्विस. ये किस कंपनी ने बेटा कॉल सेंटर्स आउटसोर्स किए हुए हैं? सर ये जो गारमेंट्स की शॉप वगैरह होती है. ओके जी. Amazon एक ऑनलाइन रिटेलर है. इन्होंने अपनी जो कॉल सर्विस है वो आउटसोर्स की हुई है, और ये चाइनीज़ कॉल सेंटर्स हैं. जब आप Amazon पे कॉल करते हैं ना तो ये किसी भी कंप्लेन के लिए तो ये कॉल वो चाइना में शिफ्ट करते हैं और चाइनीज़ कॉल सेंटर्स आपकी कंप्लेंट को हैंडल करते हैं. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग. सिमिलरली बाटा वाले सारे शूज़ खुद नहीं बनाते, लोकल मैन्युफैक्चरर से शूज़ बनवा लेते हैं और वहाँ पर अपनी स्टैंप लगा देते हैं. इसी तरह कई स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खुद नहीं बनाते. जिस तरह फुटबॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, वो किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा कर अपनी स्टैंप लगा देते हैं. सो दैट इज आउटसोर्सिंग. सो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी आउटसोर्स. मतलब नकली चीजें नहीं, उसमें नकली तो नहीं कह सकते, अच्छी क्वालिटी की भी हो सकती हैं. जब आप आउटसोर्स करते हैं ना तो असल में आपका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है. आप मेक श्योर तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है. ये आउटसोर्सिंग का एक ड्रॉबैक है.
जी कोई क्वेश्चन आपका तो आउटसोर्सिंग से? सर इसे तो इमेज नहीं खराब होती कंपनी की। देखो इमेज खराब भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। अब टोयोटा की एग्जांपल ले लो, टोयोटा वाले टायर्स खुद नहीं बनाते, ये टायर्स बनाने के लिए कोई और कंपनी, फॉर एग्जांपल जनरल टायर्स, मुझे पता नहीं है कौन सी कंपनी के टायर्स ये लगाते हैं, तो ये किसी और कंपनी से टायर्स बनवा के अपनी कारों में फिट कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। ये क्यों आउटसोर्स करते हैं? क्योंकि टायर्स बनाने में एक कंपनी एक्सपर्ट है, तो अगर टोयोटा वाले खुद टायर्स बनाएं तो शायद उनसे इतनी अच्छी क्वालिटी के टायर्स ना बने और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो, तो ये आउटसोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसानी हो जाती है। ठीक है। कुछ अर्सा पहले BZU ने ट्रांसपोर्ट को आउटसोर्स किया था, KB बस सर्विस चल रही थी, उसको उन्होंने आउटसोर्स किया था कि आप हमारे स्टूडेंट्स को 9 नंबर चुंगी से BZU पहुँचाएंगे और BZU से 9 नंबर चुंगी पर, तो ये KB सर्विस चलती रही। बाद में फिर मेरे ख्याल में ये बंद हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। जी कोई क्वेश्चन? नहीं। आजकल जो कंपनीज हैं उनके फॉर एग्जांपल फेसबुक पेजेस हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके जनाब ट्विटर हैंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने आउटसोर्स की हुई हैं कोई और जगह। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, कासिम अली शाह का यूट्यूब चैनल कोई और मैनेज करता है, मुल्तान का एक लड़का है वो मैनेज करता है, वो वीडियोस वगैरह डालता रहता है। तो ये मतलब मुख्तलिफ कंपनीज ने ये चीज़ें जो है ना आउटसोर्स की हुई हैं। समझ आ रही है आपको? जी। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हम चलते हैं टेलीवर्किंग। टेलीवर्किंग इज वर्किंग फ्रॉम होम बट कीपिंग कॉन्टैक्ट विद द ऑफिस बाय मींस ऑफ IT। आजकल जो टीचर्स घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, टीचिंग फ्रॉम होम, दैट इज अ काइंड ऑफ टेलीवर्किंग। 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट। 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नो मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क आर ऑफर्ड एंड गारंटीड एंड वर्कर्स आर कॉल्ड इन एंड पेड व्हेन नीडेड। यानी 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट में आपका जब किसी वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप उसे कहते हैं जी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपको हम कॉल करेंगे और पे भी करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर आपको हम कोई काम ऑफर नहीं करेंगे। सो दैट इज़ अ कंडीशन that no minimum hours of work are guaranteed and offered and workers are called in and paid when needed. For example, ये जो केटरिंग बिजनेस वाले हैं, ये जो मैरिज हॉल्स वाले हैं, ये कोरोना की वजह से इनके जनाब मैरिज हॉल्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो इन्होंने भी वर्कर्स की छुट्टी करा दी। ये वर्कर्स को कहते हैं कि जी जब हमारे पास कोई शादी का फंक्शन बुकिंग आएगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं है, कोई काम नहीं। सो इफ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, दिस इज कॉल्ड 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स in an organization on the basis of employment contract. The workers having full-time and permanent employment contracts, they are called core workers. And workers having temporary and part-time employment contracts, or they are self-employed but providing services to the business on a temporary basis, they are called peripheral workers. So on the basis of types of workers, there is an organization called Shamrock Organization. Shamrock Organization, this idea was presented by Charles Handy, and this is a very flexible kind of organization. This organization has 3 types of workers. Number 1, core workers. These workers are important workers in the organization. These workers are making strategies, and these are knowledge workers having a lot of knowledge and experience, and they are handling core business operations. Core workers are full-time. Core workers have permanent employment contracts. Next is flexible workers. These are also called peripheral workers. These are part-timers, contractors and consultants. They are part-time workers and they are temporary workers. Next type is outsourced workers. They may be related to some IT operations, management information system, marketing, payroll, training, franchising. So a lot of things can be outsourced to other companies. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस है जिसके पास 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक वर्कर है मिस्टर ए और एक वर्कर है मिस्टर बी। मिस्टर ए फुल टाइम और परमानेंट वर्कर है, मिस्टर बी पार्ट टाइम और टेम्परेरी वर्कर है। अब आप ये बताएं, अगर बिजनेस ने, अगर बॉस ने इन दोनों वर्कर्स को जॉब से निकालना है तो किस वर्कर को जॉब से निकालना आसान है और किस वर्कर को जॉब से निकालना मुश्किल है?
सर बी को निकालना आसान है उसकी क्या वजह है? तो क्योंकि वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, permanent उसका retirement शॉर्ट पीरियड ऑफ आपके साथ टाइम ही के लिए रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म उसके बाद आप उसे निकाल सकते हैं। और परमानेंट एम्प्लॉय को निकालना जरा मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परमानेंट है। अगर बॉस इसको निकालता है तो बॉस के ऊपर पेनल्टी आएगी, लीगल उसको कोई फी पे करनी पड़ेगी या कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या एम्प्लॉय ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सो इफ वर्कर्स हैव टू बी मेड रिडंडेंट, if workers have to be removed from the organization, it is easy to remove part-time and temporary workers and it is difficult to remove full-time and permanent workers। यहाँ से अब हम देखते हैं कि let's suppose ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 वर्कर्स कोर वर्कर्स हैं, 200 वर्कर्स फ्लेक्सिबल वर्कर्स हैं और 300 वर्कर्स आउटसोर्स्ड वर्कर्स हैं। अब इस बिजनेस में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 550। अब लेट्स सपोज कोरोना आ गया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि बिजनेस ने अपना साइज रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप आउटसोर्स वर्कर्स को रिमूव करेंगे। आउटसोर्स वर्कर्स का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उन्हें काम देते हैं और वो पैसे लेते हैं, तो इनको रिमूव कर देंगे, तो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 250 रह जाएंगे। इसके बाद फर्दर अगर आपने और बिजनेस साइज को रिड्यूस करना है तो ये जो फ्लेक्सिबल वर्कर्स हैं इनको आप रिमूव कर सकते हैं, तो बाकी बिजनेस का साइज 50 रह जाएगा। तो आप देखें बिजनेस का साइज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया या कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई, आप फौरन कॉस्ट रिड्यूस करके बिजनेस के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर जाएगा। इसके कंपैरिजन में आप देखें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे वर्कर्स फुल टाइम और परमानेंट हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइज रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट कैन रिड्यूस इट्स साइज क्विकली in case of need when there will be economic recession or some crisis situation for the sake of survival. Any question? नहीं। Alright जी, next हमारे पास टॉपिक है measuring performance of employees. How to measure and improve performance of employees. देखें performance appraisal हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। measuring performance of employees once a year और एक कॉन्सेप्ट है performance management। इसका मतलब है measuring and improving performance of employees throughout the year। तो एक एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के 6 तरीके हैं। नंबर 1 फाइंडिंग आउट लेबर प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 कैलकुलेटिंग एब्सेंटीज्म रेट, नंबर 3 वेस्टेज लेवल, नंबर 4 रिजेक्शन रेट, नंबर 5 कस्टमर कंप्लेंट्स एंड नंबर 6 डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये आपने ब्लू कलर में क्यों लिखे हुए हैं? ये ब्लू कलर में इसलिए लिखे हुए हैं कि इनमें से कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं आएगा आपके कैम्ब्रिज एग्जाम्स में। कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन ये लास्ट 4 टॉपिक्स में से नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इवन दो लास्ट 4 मेथड्स में कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज हैं, लेकिन कोई कैलकुलेशन क्वेश्चन कैम्ब्रिज एग्जाम्स में नहीं आएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी और एब्सेंटिज्म रेट में आ सकता है क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। तो इसका फॉर्मूला है output divided by inputs. It is the quantity of output produced per unit of input in a certain time period and productivity is the measure of efficiency. अब यहाँ पर क्योंकि efficiency का word use हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको productivity और efficiency का difference बताता चलूँ। कोई student मुझे बता सकता है कि productivity और efficiency का क्या difference है? सर एफिशिएंसी कॉस्ट रिड्यूस करना होता है। ठीक है जी, efficiency की definition है, definition इसकी ये है getting more output by using less inputs। जब आप less inputs यूज करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगी। अच्छा जी, एफिशिएंसी का कोई फार्मूला है आपकी नजर में? एनी फार्मूला टू फाइंड आउट एफिशिएंसी? पढ़ा तो था एएस में था शायद। कोई फार्मूला नहीं है एफिशिएंसी का। सर वेस्टेज के थ्रू मेजर नहीं कर सकते? बहुत सारे तरीके हैं जैसे इसको कम मेजर करने wastage के, हुए। डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब अल्टीमेट मेजर इसका कॉस्ट रिडक्शन है, लेकिन 2 तरीके हैं एफिशिएंसी को मेजर करने के। देयर आर 2 वेज टू मेजर एफिशिएंसी।
नंबर 1 इज कॉस्ट। अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है आप कहेंगे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। नंबर 2 है प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आप कहेंगे एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये दो तरीके हैं। अब प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन देखो। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है, प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। अगर आप इनपुट्स को लेबर मान लो तो इसको लेबर प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। फॉर एग्जांपल आउटपुट है 20 यूनिट्स और वर्कर्स हैं 4। आंसर आ गया 5 यूनिट्स पर वर्कर। नेक्स्ट, यही 4 वर्कर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लग गए, फॉर एग्जांपल 36, तो आंसर आ गया 9 यूनिट्स पर वर्कर। अब आप देखो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो आप कहोगे एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आप प्रोडक्टिविटी यूज करते हो। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दो डिफरेंट चीजें हैं, बट productivity is used in order to measure efficiency, and productivity and efficiency, they are not the same.